हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हमें बात करनी है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी बात करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा। अगर बात आती है नोट्स की, तो इसकी जो नोट्स है, इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे अवेलेबल है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आप वहां पे जाके इजी तरीके से हमारे जो नोट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको बेनिफिट होगा कि आपको घर पे बैठ के अपने स्टडी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं कि आज इस वीडियो लेक्चर में हमें अपने कौन कौन से टॉपिक अपने क्लियर करने हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमें पढ़ना है एपिडेमियोलॉजी, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन एंड सरफेस इन्फेक्शन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। आपको पता होगा कि लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। ठीक है, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो। ठीक है, और बायो का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर सेल क्लस्टर्स। ठीक है, तो बायो का मतलब होता है लाइफ एंड माइक्रो का मतलब होता है छोटा और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी में हम उन लाइफ्स की स्टडी करेंगे जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, चाहे वो आपका सेल है, फंगी है, बैक्टीरिया है या फिर कुछ भी है। ठीक है, तो जो माइक्रोबायोलॉजी होती है इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ यूनिसेल्युलर और सेल क्लस्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जो सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुई थी वो कौन से केमिस्ट की हेल्प से हुई थी? ये एक केमिस्ट थे फ्रांस के, जिनका नाम है लुइस पास्चर। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ स्टडी एंड विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन। ठीक है, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया, माइक्रोबायोलॉजी। क्योंकि उसमें क्या होता है, क्योंकि उसमें उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात होती है जो हम आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले ईस्ट में क्या कराई थी, ग्रोथ कराई थी, फर्मेंटेशन हुआ था। तो इसीलिए इनको फर्स्ट केमिस्ट बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। एक नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं कि सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी को किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो आंसर जो आपका रहेगा वो है लुइस पास्चर। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से, ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, जिसका माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल और बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लोगिया का मतलब होता है स्टडी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है वो जिस स्टडी में हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल लाइफ ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी है क्या, एक स्पेसिफिक एरिया है जो क्या करता है, स्टडी करता है माइक्रोब्स, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उनकी हम इसमें स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही मेंशन किया गया है, ऐसे माइक्रोब्स जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको हमें देखने के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक मैग्निफिकेशन, जैसे कि हमारा क्या होता है माइक्रोस्कोप होता है, उसका यूज करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट इसमें आता है ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। कुछ ब्रांच है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी अपने आप में एक लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो उसमें कुछ बायोलॉजिकल साइंस है। ठीक है, जो हमें इसमें पढ़ना है, इसमें हमें बताना है कि जो बायोलॉजिकल ब्रांचेस हैं, बायोलॉजिकल साइंस और माइक्रोबायोलॉजी कैसे कोरिलेट करती है। ठीक है, तो आपको एक जगह ब्रांच नेम दिख रहा होगा और एक जगह आपको स्टडी दिख रहा होगा। तो जैसे इसमें है बैक्टीरियोलॉजी, तो बैक्टीरियोलॉजी किसकी ब्रांच है, माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है, बट इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, टू स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। क्योंकि जनरली होता क्या है, जो माइक्रोबायोलॉजी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हम बैक्टीरिया की भी स्टडी करते हैं, वायरस की भी स्टडी करते हैं, फंगस की भी स्टडी करते हैं, प्रोटोजोआ की भी स्टडी करते हैं। तो उनको क्या है, उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया गया है, जिससे कि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया की। उसके बाद माइकोलॉजी है, इसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, फंगी माइक्रोस्कोपिक यूकारियोटिक फॉर्म, ओनली द ओनली यूकारियोटिक फॉर्म। ठीक है, वायरोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे, टू स्टडी ऑफ वायरस, वायरस की स्टडी करेंगे।
माइक्रोबायोलॉजी इकोलॉजी में किसकी स्टडी करेंगे? इंटर रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रोब्स इन्वायरमेंट, यानी कि आप उसमें क्या रिलेशन देखेंगे? माइक्रोब्स इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, उनका क्या आपस में रिलेशन है उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। प्रोटोजोलॉजी में क्या करेंगे? सिंपल सा है, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, यानी कि जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। एपिडेमियोलॉजी पब्लिक हेल्थ में स्टडी एंड डिस्पेयर ऑफ डिजीज इन कम्युनिटीज, यानी कि ऐसी डिजीज जो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के आपस में कम्युनिकेशन आने पे फैल सकती हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है उसके बारे में स्टडी हम किस में करते हैं? एपिडेमियोलॉजी पब्लिक हेल्थ में हम इनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हर स्पेसिफिक फील्ड का अपना एक स्पेसिफिक स्कोप होता है, वैसे ही माइक्रोबायोलॉजी का भी अपना एक खुद का स्कोप है, जिसमें फर्स्ट इसका जो यूज होता है, जो स्कोप है वो है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए माइक्रोबायोलॉजी का यूज किया जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी में हम किनकी स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज होता है वो एंटीबायोटिक्स को बनाने में भी होता है। तो जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है, वो जब उन्हें एंटीबायोटिक्स बनानी होती है तो वो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? आइसोलेटिंग एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए नेचर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट, यानी कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए या किसी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से पर्टिकुलर टेस्ट हो सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल में दिया है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट में क्या होता है? ये टाइफाइड फीवर के लिए होता है मेनली। ठीक है, इसमें क्या होता है? आइडेंटिफाई होता है टाइफाइड फीवर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। सेकंड टेस्ट आता है इलीसा टेस्ट। इलीसा टेस्ट क्या है? वायरस के लिए होता है, जैसे कि HIV हो गया, तो उस कंडीशन में हम इलीसा टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये सब किसके स्कोप है? ये है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि जब भी हमें कोई डिजीज हो जाती है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, ये वायरस की वजह से हुआ है या फिर बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेस्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है स्टेलाइजेशन। तो स्टेलाइजेशन बहुत कॉमन सी टर्म है, आपको पता भी होगा। इसमें क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं? माइक्रोब्स को किल करते हैं बाय डिफरेंट मेथड। और ये कहाँ पे होता है? फार्मास्यूटिकल कंपनी में होता है, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट होता है उनको कैसा चाहिए? फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए। तो उनको क्या करना है? जितने भी माइक्रोब्स होंगे उनको किल करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेलाइजेशन। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जितने भी हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं तो वो कहाँ पे बनते हैं? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जिनसे उनको क्या चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो बनाते हैं, तो उनकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है, इसीलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। जैसे इसमें फर्स्ट टेस्टिंग आती है एंडोटॉक्सिन टेस्टिंग। तो नेम से डिफाइन हो रहा है। एंडोटॉक्सिन क्या है? एक पायरोजन है, एक एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया है जो कहाँ से होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से डिराइव्ड होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया के लिए होता है। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट हमारा आता है बायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। जैसे कि मैंने बताया एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर एसे परफॉर्म करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ टर्म एंड कंडीशन, तब जाके वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स बनती है। नेक्स्ट आता है एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन इफिकेसी टेस्टिंग। तो मेनली इसमें क्या होता है? इसमें हम इफेक्टिवनेस चेक करते हैं, मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि इसमें हम इनकी इफिकेसी इफेक्टिवनेस चेक करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट यूज। तो हमें इसमें देखना है कि वो कितना इफेक्टिव है। ठीक है, तो जितने भी हमारे एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन इफिकेसी टेस्ट होते हैं वो एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए होते हैं कि कब तक वो काम कर सकती है। ठीक है, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग एंड आफ्टर द प्रोडक्ट यूज, तो दोनों में काम आता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं और उसका जो यूज होता है वो फूड इंडस्ट्री वगैरह में होता है। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? अपने आप में एक लार्ज कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस फंगी से मिलकर बना हुआ है, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? ये क्या करते हैं? सिंगल सेल्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, आर्काई, फंगी, एल्गाई, प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स और वायरसेस। तो उनके बारे में अब हमें स्टडी करनी है। जैसे फर्स्ट इसमें आता है मॉड्स। मॉड्स क्या होते हैं पर्टिकुलरली? ये क्या करते हैं? फूड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनका जो यूज होता है वो सर्टेन फूड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए होता है। जैसे कि कुछ ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो स्पेसिफिक स्पेसीज मोल्ड के बने होते हैं, जैसे कि आपका हो गया चीज,
ठीक है। इसका भी कब यूज होता है, प्रोडक्शन ऑफ ओरिएंटल फूड में यूज होता है। सोया, ठीक है, सोया सॉस, मीसो, ये सब क्या है, मॉल्ट्स हैं जिनका यूज हम मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं फूड के। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे इसमें है म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलिन, तो ये क्या है, मॉल्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो म्यूकर क्या होता है, म्यूकरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। राइजोपस क्या होता है, ये कॉमन जेनस होता है फंगी का। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे टाइप्स के हैं। सेकेंड हमारा आता है ईस्ट। ईस्ट क्या होता है, नॉन फिलामेंटस होता है और मेनली ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका जो यूज होता है, दोनों ही इसके यूज होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं बट यूजफुल भी होते हैं। इसका जो मेनली यूज होता है वो फूड इंडस्ट्री में फूड को बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे ईस्ट है, ईस्ट का जो यूज है फूड इंडस्ट्री में बनाया, फूड इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे इसमें है आपका सैक्रोमाइसिस, सीजियोसैक्रोमाइसिस और कैंडिडा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब ईस्ट के एग्जाम्पल हैं जो जिनका यूज हम क्या करते हैं, फूड इंडस्ट्री में फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में थर्ड कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी हमारे लिए हार्मफुल भी है और बेनिफिशियल भी है। इसका जो यूज होता है वो भी फूड इंडस्ट्री में फूड को मैन्युफैक्चर करने के लिए होते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने आपको दिए हैं समझाने के लिए। जैसे फर्स्ट बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस कोगुलान। तो इसमें क्या होता है, ये जो एक स्पेसीज है, ये प्रोटियोलाइटिक स्पेसीज है जिसका यूज मिल्क से कर्ड बनाने में होता है, दूध से दही बनाते हैं तब इसका यूज किया जाता है। सेकेंड बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस प्यूरिमिलस। इसका जो यूज होता है वो टेस्टिंग में होता है, स्टेरिलिटी टेस्टिंग में होता है। ठीक है, थर्ड हमारा बैक्टीरिया है माइक्रोबैक्टीरियम लैक्टिकम। इसका जो यूज होता है वो विटामिन के प्रोडक्शन में होता है। तो ऐसी बात नहीं है कि बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल ही है और हमें डिजीज ही कॉज करता है, ऐसा नहीं है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। नेक्स्ट हमारा आता है एमाइलेज। एमाइलेज का यूज जो होता है वो स्टार्च की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, डिफरेंट फॉर्मेशन को, प्रोडक्ट फॉर्मेशन को करने के लिए। ठीक है, इसके में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बियर, ठीक है, और वेनेगर। वेनेगर क्या होता है, सिरका। सिरके में भी हम क्या यूज करते हैं, एमाइलेज यूज करते हैं। उसमें भी आपने देखे होंगे कि बैक्टीरिया, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सिरका वो होता है जो आप नॉर्मल खाने में यूज किया जाता है, डाइजेशन अच्छा करता है। तो उसमें अगर हम माइक्रोस्कोप से देखने लग जाए तो उसमें हमें बहुत सारे एमाइलेज दिखेंगे। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें हमें दिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करने वाले हैं एपिडेमाइलॉजी। एपिडेमाइलॉजी क्या होता है, नेम से डिफाइन हो रहा है। लॉजी का मतलब आपको पता होगा, स्टडी, और एपिडेमियो का मतलब होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक सबसे पहले हम समझते हैं कि एपिडेमिक क्या होता है। तो पर्टिकुलर होता क्या है कि जब कोई स्पेसिफिक एरिया में कोई डिजीज, कोई बीमारी कंटिन्यू बढ़ती रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो किसी डिजीज के अचानक से, ठीक है, अचानक से केस बढ़ जाने पे, एक ही पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारे केस आ जाने पे हम उसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक बोलेंगे। जैसे कि पहले क्या होता था, पोलियो क्या होता था, काफी ज्यादा होता था। आज के टाइम में नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक जगह पे होता था, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक डिजीज बोलेंगे। ठीक है, जैसे येलो फीवर हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो ये सब क्या है, अगर ये एक स्पेसिफिक जगह पे बढ़ते जा रहे हैं, इनकी जो केस है वो बढ़ते जा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एपिडेमिक डिजीज। ठीक है, और इसके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे, एपिडेमाइलॉजी। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो एक बार देख लेते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो क्या करती है, इन्वेस्टिगेट ऑल द फैक्टर दैट डिटरमाइन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ डिजीज एंड डिसऑर्डर। यानी कि ये पर्टिकुलर एक ब्रांच होती है जो क्या करती है, सारे के सारे फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, प्रेजेंस और अब्सेंस दोनों डिजीज और डिसऑर्डर के। ठीक है, उसके बाद ये मेनली कहाँ से डिराइव्ड हुआ था, ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ था। एपी का मतलब होता है अपन और अमंग, और डिमोस का मतलब होता है पीपल या फिर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। तो जैसे मैंने आपको बताया, एपिडेमाइलॉजी यानी कि जब पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक जगह की डिजीज के केसेस के बारे में हम स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिडेमाइलॉजी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एपिडेमाइलॉजी, यानी कि जो एपिडेमाइलॉजी होती है वो कैसे काम करती है, किस टाइप से वो काम करती है, क्यों करती है, उसका एम क्या है मेनली। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आता है टू इवुलेट हेल्थ सर्विस, यानी कि ये हेल्थ सर्विस को इवुलेट करने में हेल्प करती है, बट पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक जगह के लिए। टू डायग्नोज द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी की हेल्थ, यानी कि लोगों की हेल्थ को डायग्नोज करने के लिए यह काम करती है। टू आइडेंटिफाई द सिंड्रोम, किसी भी सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट टू सर्च फॉर कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज किसी भी बीमारी
किस कारण से हो रही है उसको सर्च करने में हेल्प करती है। प्लानिंग एंड इवोल्यूशन, यानी कि ये इसको ठीक करने के लिए क्या प्लान करते हैं, कैसे हमें काम करना है, वो सारी की सारी किस टाइप से इवोल्यूशन करना है, वो सब चीजें ये प्लान करते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड कॉज ऑफ द डिजीज, डिजीज किस कारण हो रही है उसको फाइंड आउट करता है। डिटरमाइन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, या अगर कोई ऐसी डिजीज है जो कम्युनिकेबल है या किस टाइप से वो एक जगह से दूसरे लोग में जारी है, उस सबको क्या करता है, डिटरमाइन करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है, किस मोड से वो ट्रांसफर हो रही है एक से दूसरे लोगों में, उस चीज को ये डिटरमाइन करता है। एपिडेमियोलॉजी में कुछ टर्म्स आती हैं जो हम अभी देखने वाले हैं। तो फर्स्ट जो टर्म्स इसमें आती है दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। एपिडेमिक के बारे में मैं अभी आपको बता भी चुकी हूँ। एपिडेमिक क्या होता है, ये पर्टिकुलर एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें बहुत सारे लोग या बहुत सारे एनिमल सेम डिजीज से सेम टाइम पे सफर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एपिडेमिक। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सेकेंड हमारा आता है पैंडेमिक। पैंडेमिक का मतलब होता है जब कोई पर्टिकुलर वायरस, ठीक है, क्या करता है, एक बहुत सारी अमाउंट में, क्वांटिटी में अफेक्ट करता है, और ये किसी एक पर्टिकुलर जगह से नहीं होगा, सेवरल कंट्रीज में ये इफेक्ट कर सकता है और सेवरल पॉपुलेशन को ये इफेक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक। बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19 जो अभी आया था, तो वो क्या था, पैंडेमिक था। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड हमारा आता है एंडेमिक। एंडेमिक क्या है, ये पर्टिकुलर एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, मेनली कुछ ऐसे पर्टिकुलर डिजीज होती हैं जो लिमिटेड होती हैं, ठीक है, और किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से हो सकती हैं। ये कोई सेम टाइम पे नहीं होगी, सबको होना जरूरी नहीं है, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मलेरिया, ठीक है, और ये क्या होते हैं, डिजीज स्पेयर एंड रेट प्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या है, मलेरिया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। ठीक है, तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, डिजीज की बात कर रहे हैं। डिजीज किससे कोज होती है, पैथोजन से कोज होती है। पैथोजन का मतलब होता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जितने भी हमारे पैथोजन्स हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम देखते हैं कि किस टाइप से जो हमारे पैथोजन हैं वो एक होस्ट सेल से दूसरे होस्ट में वो स्प्रेड हो रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किस टाइप से हो सकते हैं, तो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन जो है वो दो टाइप से है। फर्स्ट है डायरेक्ट कांटेक्ट और सेकंड है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट का क्या मतलब है, जब क्या है, पर्टिकुलर जो पैथोजन है वो डायरेक्ट होस्ट से कनेक्ट हो, उसमें बीच में कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है, ड्रॉपलेट स्पेयर। ड्रॉपलेट स्पेयर का क्या मतलब होता है, लाइक खांसी आना, छींक आना। तो खांसी में क्या होता है, आपने सपोज करो आपने कफ किया, खांसी आई, ठीक है, तो जो आपका बैक्टीरिया था वो कहाँ पे गया, एयर में गया। एयर में जाने के बाद वहां पे हो सकता है दूसरा पर्सन आए, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वहां पे सांस ले रहा है, तो उसके सांस लेने के थ्रू वो क्या चला गया, वो दूसरे पर्सन में चला गया, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कांटेक्ट और ड्रॉपलेट स्पेयर। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल और है, सपोज करो किसी के स्किन में क्या हो रखा है, इन्फेक्शन हो रखा है, ब्लड घाव हो रखा है, ठीक है, आपने क्या किया, खांसा, वो जो पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया था वो कहाँ पे चला गया आपका, उसके इन्फेक्शन पे, जहाँ पे उसका घाव था वहां पे चला गया, तो उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। ठीक है, उसके बाद जैसे कि HIV की बात ले लो, HIV जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो किसका है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट का है, ठीक है, ड्रॉपलेट स्पेयर्स का है। सेकंड इसमें आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब होता है वो क्या करेगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो किसी के थ्रू जाएगा, जो पैथोजन है वो डायरेक्ट नहीं जाके किसी के थ्रू जाएगा, जैसे कि एयरबोर्न। ठीक है, एयरबोर्न का मतलब क्या होता है, हवा में जितने भी हमारे बैक्टीरिया, वायरस जो हवा से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे होस्ट में जाते हैं, दूसरे पर्सन में जाते हैं और उसके बाद डिजीज कॉज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका एयरबोर्न। सेकंड इसमें आता है व्हीकल बोर्न। व्हीकल बोर्न का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी ऐसी पर्टिकुलर वस्तु को, लाइक फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर या फिर मेन गेट, ठीक है, आप उसको छूते हो और जो पहले जो उस पर काम कर रहा था, जैसे सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसा कोई पर्सन है जो फोन यूज कर रहा है और उसके बाद आपने उसका फोन यूज किया, और तो जो उसके बैक्टीरिया अगर उस फोन डिस्प्ले पे होंगे तो वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, जो भी अगर
पैथोजन उसके पास है तो वो ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन वो क्या हो जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। तो वो किसी के थ्रू आ रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स के थ्रू आए। ठीक है, आपने क्या किया, जैसे कोरोना टाइम में क्या होता था, टच का बहुत बड़ा सेंसिबल रोल होता था। अगर आप किसी कोरोना वायरस अगर किसी पेशेंट को है और आप उसकी छुई हुई वस्तु को अगर छू देते हो तो आपको भी कोरोना कोज हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या था, व्हीकल बोर्न था। उसके बाद आता है हमारा वेक्टर बोर्न। वेक्टर बोर्न क्या होता है, जो हमारे ये जो मक्खी मच्छर, ठीक है, ये जितने भी होते हैं इनकी वजह से, जैसे कि मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, तो ये किस में आते हैं, वेक्टर बोर्न में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है ये एक बार देख लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो ये वो पर्टिकुलर टाइम है, वो पीरियड से, जब सपोज करो कोई पैथोजन जो होता है वो किसी की बॉडी में एंटर करता है तो डायरेक्ट डिजीज कोज नहीं होती है। होता क्या है कि जब पैथोजन एंटर करते हैं तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करता है। अगर वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं तो उसके बाद वो फाइट करता है। बट अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हमें डिजीज कोज होती है, उसके साइन सिम्टम्स हमें शो होते हैं। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम होता है जब उस पैथोजन ने बॉडी में एंटर लिया और उसके बाद तब तक जब उसका फर्स्ट साइन सिम्टम्स उस डिजीज का दिखा, तो उसके बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे सपोज करो कोई बैक्टीरिया है जिसने 12 को क्या किया, 12 डेट को एंटर किया, ठीक है, लेकिन उसका जो साइन और सिम्टम्स डिजीज का शो हुआ वो कब हुआ, 14 को हुआ। तो ये जो बीच वाला टाइम है 12 से 14 का जो बीच वाला टाइम है दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। और ये इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है, जितने दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ट्रीटमेंट के लिए उतने दिन ही क्वारंटीन करके रखा जाता है। ये एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है और ह्यूमंस में भी होता है। तो दैट इज कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा टाइम है जो एक्सपोजर टू ए पैथोजन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो पैथोजन ऑर्गेनिज्म है वो एक्सपोजर होगा, उसके बाद केमिकल और रेडिएशन वो कॉज करेगा बॉडी में, और जब हमें फर्स्ट डिजीज का क्या दिखे, साइन और सिम्टम्स दिखे, उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये टाइम क्या होता है, हार्मफुल होता है। ठीक है, हार्मफुल होने के बाद ये एनिमल्स में भी सेम होता है इंक्यूबेशन पीरियड, और प्लांट में भी सेम होता है। यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम होता है, वो समय होता है जब हमें डिजीज का फर्स्ट साइन और सिम्टम्स यहाँ पे शो हो। नेक्स्ट इसमें आता है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कोविड के टाइम ले लेते हैं। कोविड में क्या हुआ था, सपोज करो एक पर्सन को क्या है, एक पर्सन को यहाँ पे कोविड-19 हुआ। जब उसको आइडेंटिफाई हो गया कि कोविड-19 है, उसके बाद देखा गया कि वो कौन कौन से लोगों के कांटेक्ट में गया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। और उसके बाद फिर उनका भी ट्रीटमेंट हुआ, उनको भी क्वारंटीन किया गया, उसके बाद उनको भी देखा गया कि ये किस किस के कांटेक्ट में आए हैं, इनको कोविड-19 पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो इसको बोला जाता है कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। ठीक है, जब किसी एक ह्यूमन बीइंग को, किसी एक पीपल को कोई वायरस से वो इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उसमें जैसे इन्होंने तो वायरस का नाम भी दिया इम्बोला वायरस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर देखा जाता है कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसको वायरस की वजह से कोई डिजीज हुई है, वो कौन कौन किन किन लोगों के कांटेक्ट में गया है। ठीक है, और उनको पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग। क्लोजली वॉच किया जाता है क्योंकि डेफिनेटली सी बात है, वायरस बहुत जल्दी फैलता है, ये तो आपको भी पता होगा, कोविड में हमने सबने देखा है। ठीक है, और जैसे जैसे हम इसको कांटेक्ट ट्रेसिंग कर लेते हैं वैसे वैसे हमारा थोड़ा हेल्प हो जाता है उसकी केयर में, उसके ट्रीटमेंट में, और उसके बाद वो आगे ना फैले, क्योंकि वायरस का हमें क्या करना है, ट्रांसमिशन को रोकना है, आगे ना फैले, उसको हम मॉनिटर कर ले, दैट इज कॉल्ड कांटेक्ट ट्रेसिंग। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन की। तो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होता है जिसमें मेनली होता क्या है कि जो भी हमारा बैक्टीरिया वायरस फंगी होते हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं एक होस्ट से दूसरे होस्ट में, यानी कि ये क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। ठीक है, तो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन से ही हमें कुछ पर्टिकुलर डिजीज के बारे में पढ़ना है जो मेनली वायरस फंगी बैक्टीरिया से होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा आता है रूबेला।
रूबीला क्या है? रूबीला एक वायरस है, ठीक है, जिसको आप जर्मन मेसल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये एक टाइप की डिजीज है जिसको हम जनरल मेजल्स भी कहते हैं और जर्मन मेजल्स भी कहते हैं, ठीक है। सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करूं, उससे पहले मैं बात कर लेती हूँ रूबीला में होता क्या है। तो मेनली पूरी बॉडी पे रेडनेस आ जाती है, ठीक है, रेशेज हो जाते हैं, इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रूबीना या फिर जनरल मेसल्स, ठीक है। सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो हेडेक होगा, स्टफी और रनी नोज होगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा और रेड आइज हो जाएंगी। एपिडेमाइलोजी का मतलब ये कब से कब तक है, ठीक है। एपिडेमिक क्या है और इसका पैंडेमिक क्या है? तो एवरी 6 to 9 ईयर, और इसकी ये किसके लिए है? एपिडेमिक के लिए है, और पैंडेमिक एवरी 10 to 30 ईयर्स। लास्ट अगर बात की जाए लास्ट वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक की, तो जो हमारा रूबीला था ये या फिर जो हमारा जनरल मेसल्स था वो हमारा हुआ था 1962 से लेके 1964 तक, ठीक है। तो ये पैंडेमिक भी हो सकता है। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में हमारा आता है मम्स। मम्स क्या होता है? मम्स एक टाइप की कंडीशन होता है जिसमें मेनली होता है क्या है कि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है और जो पैराटॉइड ग्लैंड्स होती हैं उसमें स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेनली किसकी वजह से होता है? ये वायरस की वजह से होता है। कौन से वायरस की वजह से होता है? पैरामेक्सो वायरस की वजह से होता है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर बात करूं तो इसमें फीवर, हेडेक, मसल्स एक्के, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। सिम्टम्स मेनली जो दिखेंगे वो 16 से 18 दिन बाद दिखेंगे इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन आपको पहले हो जाएगा, बट जितने भी सिम्टम्स मैंने अभी बताए वो आपको 16 से 18 डेज के बीच में शो होंगे। एपिडेमाइलोजी क्या होता है? इसमें मेनली इसका जो सीक्वेंस है वो पर ईयर बढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि पहले जो सीक्वेंस था वो आपका 100 से 1000 में था और उसके बाद ये 1,00,000 पीपल में चला गया ईच ईयर, यानी कि हर पर्टिकुलर ईयर में कम से कम 1,00,000 लोग इससे सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आता है हमारा एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर जिसको हम बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। पॉजिटिव एजेंट्स कौन सा है? इन्फ्लुएंजा वायरस, फिर से ये वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है, ठीक है। सिम्टम्स की अगर बात करूं तो कफ, फीवर, सॉर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। एपिडेमाइलोजी की अगर मैं बात करूं तो ये जो एवियन वायरस था ये मेनली एशिया से यूरोप और यूरोप से फिर अफ्रीका में फैला, ठीक है। और उसके बाद ये कौन सी कैटेगरी में आया? एंडेमिक कैटेगरी में भी आया, क्योंकि इसने बहुत सारी पॉपुलेशन, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन थी सेम कंट्रीज की, उनको अफेक्ट किया। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन आता है हमारा H1N1 फ्लू, जिसको हम स्विन फ्लू भी बोलते हैं। पॉजिटिव एजेंट किसकी वजह से होता है? ये फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, ठीक है। मेनली सिम्टम्स में आते हैं चिल्स, फीवर, कफ, सोर थ्रोट, वाटरी, रेड आइज, फैटिग्यू, डायरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये कुछ सिम्टम्स हैं इसके। और ये जो फ्लू के सिम्टम्स डेवलप होते हैं ये आफ्टर 1 to 3 डेज होते हैं, जब वो वायरस जो है वो बॉडी में एक्सपोज्ड हो जाता है उसके 1 से 3 दिन के बीच में ये डेवलपमेंट होता है जितने भी सिम्टम्स हैं। एपिडेमाइलोजी की अगर बात की जाए तो जो यूएस है उसमें जो ये क्लिनिकल इलनेस का जो नंबर था वो काफी ज्यादा था, 59 मिलियंस था, ठीक है। जिसमें से हमारा क्या है कि 2,65,000 जो पेशेंट थे, लोग थे, वो हॉस्पिटलाइज हुए थे और जिसमें से उनकी 12,000 की डेथ हुई थी। नेक्स्ट इन्फेक्शन में हमारा आता है SARS, जिसको आप सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी बोलते हैं, जो आपके लिए बहुत कॉमन भी होगा और आपको पता भी होगा, ठीक है। कोविड-19 का नाम सुना होगा, उसी की वजह से ये कॉज्ड होता है। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो चिल्स, डायरिया, ड्राई कफ, लो ऑक्सीजन लेवल, ये तो सबको पता होगा, ठीक है। आप लोगों ने भी सर्वाइव किया होगा कोविड-19। एपिडेमाइलोजी की बात की जाए तो जो SARS है वो चाइना से निकला था नवंबर 2020 में, हांगकांग में फरवरी 2003 में था, ठीक है। मेनली ये जो डिजीज थी ये बहुत सारी ऐसी एशियन कंट्रीज थी जिसको इसने इफेक्ट किया है, तो एशियन कंट्रीज भी इसमें आती है। उसके बाद अगर एपिडेमिक देखा जाए इसका तो जून में जो ग्लोबल क्यूमुलेटिव था टोटल वो कितना था? 8,422 केस थे, जिसमें से 916 डेथ हो चुकी थी, ठीक है। यानी कि 11% जितने जो पीपल थे उन्होंने इफेक्ट किया था, ऑल एज, जितनी भी एज है, ठीक है। तो 11% जो लोग थे इफेक्टेड हुए थे और उसके बाद ये रेशियो फिर बढ़ता चला गया था। नेक्स्ट इन्फेक्शन आता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मेनली कोरोना वायरस से ये कॉज्ड हुआ था। जो सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था सऊदी अरबिया में 2012 में हुआ था। इसमें जो वायरस थे उनको जोनेटिक बोलते थे। जोनेटिक क्यों बोलते थे? क्योंकि जोनेटिक वो होते हैं जो क्या
मेनली जो इन्फेक्शन होता है एनिमल्स का वो ट्रांसफर होता है ह्यूमंस में, उसको जूनोटिक बोला जाता है। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो सिम्टम्स सेम रहेंगे SARS और कोविड-19 के। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी की बात करूं तो टोटल 2562 कंफर्म केस थे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के, जिसमें से 150 केस क्लस्टर्स के थे और मेनली जो इनका रेट है वो 32.7% था। नेक्स्ट इन्फेक्शन हमारा आता है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस क्या होता है, जो हमारी ब्रेन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दिमागी बुखार भी बोलते हैं। होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन होता है उसके आउटर में एक कवर लेयर होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो लेयर होती है ब्रेन के आउटर साइड में, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो जब मेनली बैक्टीरिया इस पे इफेक्ट करता है, कौन सा बैक्टीरिया इफेक्ट करता है ये हम अभी देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, ये इन्फेक्शन कोज हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। मेनली ये किस कौन से बैक्टीरियम से होता है, निजाइरा मेनिंजाइटिस बैक्टीरिया से होता है। इसको क्या बोला जाता है, मेनली दिमागी बुखार भी बोल सकते हो आप लोग, और इसको सेरिब्रोस्पाइनल फीवर भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मेनली स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बीच में जो लेयर होती है मेनिंजाइटिस, उसमें ये इफेक्ट करता है। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो फीवर, चिल्स, फैटिग्यू, वॉमिटिंग, कोल्ड हैंड एंड फीट, पेन हो सकता है मसल्स में, जॉइंट में, चेस्ट में, एब्डोमेन में। ठीक है, रैपिड ब्रीदिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, और अगर काफी टाइम तक ये रहता है तो मेनली डार्क पर्पल रैशेस भी हो सकते हैं। एपिडेमियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो 2019 में अराउंड 375 टोटल केस इसके दिखे थे। ठीक है, इंसिडेंस इसके दिखे थे। ठीक, जिसमें से पर्टिकुलर इसने 0.11% केस पर 1 लाख पर्सन को इसने इफेक्ट किया था। ठीक है, तो इसका जो रेटिंग है वो काफी हाई है। मेनली जो होता है ये यंगर देन 1 ईयर ओल्ड बच्चों को ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इन्फेक्शन हमारा आता है इबोला। इबोला मेनली वायरस से कोज होता है। ठीक है, इसमें जो जेनेस यूज होता है इबोला वायरस का होता है, यानी कि स्पेसीज अलग अलग होंगी। ठीक है, सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो फीवर, पेन, ठीक है, जैसे कि हेडेक हो सकता है, मसल्स जॉइंट पेन हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, फैटिग्यू, शोर थ्रोट हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे एब्डोमिनल पेन हो गया, डायरिया या वोमिटिंग, ये इसके क्या है, सिम्टम्स है। एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो जो इबोला वायरस होता है वो मेनली एनिमल्स, जितने भी हमारे इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनके ब्लड से, बॉडी टिश्यू से, ठीक है, बॉडी फ्लूइड से ये कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेनली एनिमल्स से फैलते हैं जो इन्फेक्टेड होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो इबोला वायरस है ये क्या होता है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेयर होता है, डायरेक्टली हो सकता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू हो सकता है, बॉडी फ्लूइड के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्टली कम्युनिकेटेड है। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हमारा आता है एमेबेसिस। एमेबेसिस क्या है, सबसे पहले ये WHO ने आइडेंटिफाई किया था, और मेनली एक हम प्रोटोजोआ पैरासाइट्स होता है एंटा अमेबा हिस्टोलिटिका, उसकी वजह से ये कॉज होता है। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। 2 टाइप्स के ये होते हैं। फर्स्ट है इंटेस्टाइनल एमेबेसिस। इंटेस्टाइनल एमेबेसिस में क्या होता है कि वो कलेक्ट होते रहते हैं इंटेस्टाइन में, और उसके बाद वो इफेक्ट शो करते हैं, इन्फेक्शन शो करेंगे बाद में। और एक होता है हमारा एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमेबेसिस। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल में क्या होता है, इनमें इंटेस्टाइन इन्वॉल्व नहीं होता है, इनमें होते हैं लीवर, लंग्स, ब्रेन, स्प्लीन, स्किन। तो जब ये इसमें कॉज होता है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एमेबेसिस। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और सिम्टम्स की बात करूं तो लूज फेसेस, स्टमक पेन और स्टमक क्रैम्पिंग। एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो 10 to 20% पीपल हैं जो इससे इफेक्टेड हैं, ठीक है, सीरियसली, बट इतना ज्यादा सीरियस ये कंडीशन नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में वर्म इन्फेस्टेशन, यानी कि पेट के कीड़े। ठीक है, इसमें जो होता है इन्फेक्शन और इन्फेस्टेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। होता क्या है मेनली कि जो इन्फेक्शन होता है वो एक जगह से दूसरी बॉडी में, दूसरी बॉडी से तीसरी बॉडी में फैलता रहता है, बट इन्फेस्टेशन का मतलब होता है एक जगह स्थिर रहना। ठीक है, तो जो पेट के कीड़े होते हैं वो एक जगह ही स्थिर रहते हैं, वो किसी आपकी बॉडी से किसी दूसरी बॉडी को फैलेंगे नहीं। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट पढ़ लेते हैं किस कॉज से हो रहे हैं। तो मेनली जब हम वर्म के टच में आते हैं, ठीक है, तब ये वर्म इन्फेस्टेशन होता है। मेनली होता क्या है कि अगर आप सपोज करो बाहर से खेल के आ रहे हैं और आपने अपने जो हैंड है वो अच्छे से वॉश नहीं किया है, वहां पे कोई वर्म प्रेजेंट है जो आपको दिखेगा तो नहीं, बट आपके हैंड में वो लगा होगा। ठीक है, उसी हैंड से आपने खाना खा लिया तो वो आपके पेट में चला गया,
तो उस कंडीशन में हो सकता है। या फिर आप किसी अगर पैट को टच करते हो, उसमें वर्म है, ठीक है, और आपने उन हाथों को अच्छे से नहीं धुला है, तो भी वो आपके बॉडी में अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि जब आप खेलते हैं या बाहर से आए हैं तो अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर ले, क्योंकि वर्म ऐसे दिखने वाले तो है नहीं, बट आपकी हैंड पे वो कहीं ना कहीं टच रहते हैं। या फिर किसी मिट्टी में कोई एग या कोई जर्म्स अगर कनेक्ट हो जाता है, आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तब भी आपको वर्म इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। कंज्यूमिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर, इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप बाहर से फूड लेके आते हो और जब भी आप उसको पकाते हो तो उससे पहले उसको अच्छे से धुल लें, क्योंकि बाहर से अगर कोई उसमें वर्म प्रेजेंट है तो वो निकल जाए, ठीक है। इम्प्रॉपर हाइजीन और इनएडिक्वेट हैंड वॉश, इसका तो सबसे ज्यादा ही आपको ध्यान रखना है। हैंड वॉश का आपको प्रॉपर, अगर आप बाहर से आ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपने किसी चीज को टच किया है, तो आप अपने हैंड वॉश जरूर कर ले, क्योंकि वर्म जो है वो आंखों से दिखते नहीं है। सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर बात करूं तो एब्डोमिनल पेन, डायरिया, नॉजिया, वॉमिटिंग, गैस एंड ब्लॉटिंग, फैटिग्यू, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है। एपिडेमाइलोजी में क्या है, ओवरऑल जो इंटेस्टाइनल वर्म इन्फेक्शन से इफेक्ट हुए हैं उनका जो रेशियो है वो है 49.38, ठीक है। इतना परसेंट लोग इफेक्ट हुए। एक पैरासाइट्स होता है एस्केरीज का जो रेशियो रहा है वो है 46.88%, और ये बहुत कॉमन होता है, हर जगह मिलेगा आपको, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, अगर इसका रेट बताया जाए तो 66% जो होता है वो एस्केरीज होते हैं, ठीक है। तो मेनली इसका जो रेशियो रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि ये हर जगह आपको मिलेगा। ज्यादातर जितनी भी हमारे वर्म इन्फेक्शन हुए उनमें सबसे ज्यादा जो पैरासाइट्स मिला है वो एस्केरीज मिला है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जिसमें हमारा आता है फूड पॉइजनिंग, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग आपने सुना भी होगा, जब हम कोई कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स या कोई टॉक्सिन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, क्योंकि वो हमारी बॉडी में अंदर जाके कुछ ना कुछ क्या करेगा, जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन है, मैकेनिकल रिएक्शन है, उनको इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो फूड पॉइजनिंग के कॉज क्या हो सकते हैं, जब आप ऐसा कोई फूड खा लेते हो जिसमें कंटामिनेटेड है, वो बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फूड पॉइजनिंग, और इसको फूड बोर्न इलनेस भी बोला जाता है, ठीक है। सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो नोजिया हो सकता है, डेफिनेटली। वॉमिटिंग तो 99% चांसेस रहते हैं, ठीक है। वाटरी और ब्लडी डायरिया होने लग जाएगा, वाटर या तो एक्सक्रीशन होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर डायरिया में क्या होता है, ब्लडी यानी कि खून आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स हो सकते हैं, फीवर हो सकता है। एपिडेमाइलोजी की अगर बात करूं तो जो डिजीज कंट्रोल प्रिवेंशन है यूएस सेंटर में, सीडीसी को बोला जाता है, तो इसने एस्टिमेट किया था कि जो अमेरिकन हैं, ठीक है, 48 मिलियन पीपल इससे इफेक्टेड हुए थे, किससे, फूड बॉर्न इलनेस से एनुअली, ठीक है। तो ये कितना रेशियो बैठता है, 48 मिलियन पीपल, ठीक है, जिसमें से क्या हुआ था, 1,28,000 जो लोग थे वो हॉस्पिटलाइज हुए थे और 3,000 लोगों की डेथ हुई थी एक साथ। नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन। अब सबसे पहले देखेंगे ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन क्या होता है। तो मेनली ये वो इन्फेक्शन होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जैसे कि मॉस्किटो हो गए, माइट्स हो गए, ठीक है, और पैरासाइट्स हो गए, ये इनकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन। जैसे डेंगू हो गया, ये भी मॉस्किटो की वजह से होता है, मलेरिया हो गया, ठीक है, ये भी मॉस्किटो की वजह से होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं इसमें डेंगू की, ठीक है। डेंगू का नाम सबने सुना होगा, ये भी पता होगा कि डेंगू होता कैसे है। तो मेनली जो ये डेंगू होता है, डेंगू क्या है, फीवर है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, डेंगू वायरस की वजह से होता है। हम वेक्टर का मतलब आपको पता होगा, आई होप कि पता हो। वेक्टर का मतलब होता है किसकी वजह से, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे डेंगू की बात कर रही हूँ, तो डेंगू क्या होता है, मॉस्किटो की वजह से होता है, यानी कि मॉस्किटो के द्वारा होता है, ठीक है। मॉस्किटो के जो अंदर बैक्टीरिया, वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, चले जाते हैं बॉडी में, ठीक है, ह्यूमन के शरीर में, और डेंगू कोज कर देते हैं। तो वेक्टर का मतलब होता है यहाँ पे मॉस्किटो, और वेक्टर जो है वो क्या है, हमारा मॉस्किटो है, वो खुद से नहीं कर रहा है, उसके क्या था, स्लाइवा में वायरस था, ठीक है, बैक्टीरिया था, तो वो क्या हुआ, स्लाइवा के थ्रू कहाँ पे चला गया, ह्यूमन के ब्लड में चला गया, मिक्स हो गया, ठीक है। तो मॉस्किटो जो होते हैं वो एज ए वेक्टर यूज होते हैं,
ठीक है। तो जो हमारा डेंगू है, डेंगू मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोला जाता है डेंगू वायरस, DENV। ठीक है। होता कैसे है, मेनली ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये ह्यूमन में ट्रांसमिटेड हो जाता है थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो। ठीक है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो, क्योंकि मॉस्किटो के स्लाइवा में वो वायरस प्रेजेंट है, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही वो बाइट करेगा मॉस्किटो, वो ह्यूमन के बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा। सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, रैशेज हो जाएंगे, ठीक है, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, इसका एक पर्टिकुलर ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, वॉमिटिंग, क्लिनिकल फ्लूइड एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रेस्टलेसनेस फील होगा, बहुत वीकनेस फील होगी, लीवर इनलार्जमेंट होगा। ये क्या है, इसके सिम्टम्स हैं। एपिडेमाइयोलॉजी की बात की जाए तो 2010 की ही बात की जाए, सबसे ज्यादा जो इंक्रीज हुआ था डेंगू का जो फीवर होता है वो हुआ था अबाउट 15 पर मिलियन पीपल एनुअली, यानी कि एक साल में, और ये डिफरेंट स्टेट का डाटा है, ठीक है। मोर देन 1 लाख लोग जो है वो इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड होते हैं एवरी ईयर, और 200 से 400 लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। ये मेनली इंडिया का भी है, इंडिया भी इसमें क्या करते हैं, कॉरिलेट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया भी किससे होता है, मॉस्किटो से होता है, बट कौन से मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से ये होता है, ठीक है। तो मेनली ये क्या होता है, जेनस प्लाज्मोडियम के पैरासाइट से ये होता है, कॉज होता है। अब जेनस प्लाज्मोडियम का मतलब है प्रोटोजोआ, और जो हमारा डेंगू था वो किससे होता था, वायरस से होता था, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ के पैरासाइट से कॉज होता है। ये क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। डेंगू भी क्या थी, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी, कॉज्ड बाय पैरासाइट्स, पैरासाइट से ये होता है मेनली, ठीक है। कौन से मॉस्किटो से होता है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के बाइट करने पे मलेरिया कॉज होता है, ठीक है। और अगर तो कॉजेटिव एजेंट हमारे क्या हो गए, कॉजेटिव एजेंट हो गए पैरासाइट्स ऑफ जीनस प्लाज्मोडियम, एक तो ये क्या हो गया, कॉजेटिव हो गया, ठीक है। और कौन कौन से इसमें प्लाज्मोडियम होते हैं, तो लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है मलेरिया के लिए, ठीक है। सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो फीवर, डेफिनेटली फीवर होगा, चिल्स, ठीक है, ठंडा, थोड़ा ठंडा लगना स्टार्ट होगा, जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, और सबसे जो कॉमन होता है वो है मसल्स और जॉइंट पेन। एपिडेमाइयोलॉजी की बात करें तो 2020 में लगभग 241 मिलियन केसेस जो थे पूरी दुनिया में वो मलेरिया के थे, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक अलग बात है, ठीक। उसके बाद इनका जो एस्टिमेट गया था, डेथ का जो एस्टिमेट गया था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, तो वो था हमारा 2020 में ही 6,27,000, ठीक है। तो ये भी क्या है, अपने आप में डेफिनेटली बहुत बड़ी संख्या है। और मलेरिया जो होता है वो अनहाइजीन कंडीशन में ही होता है, ठीक है। या ये भी याद रखना है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो के बाइट से होता है। कौन सा इसमें पैरासाइट्स होते हैं, जीनस प्लाज्मोडियम होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या बेसिक डिफरेंस होता है मलेरिया और डेंगू में, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज हमारी आती है ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन में फिलेरिसिस, ठीक है। फिलेरिसिस क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। तो मेनली ये भी क्या होता है, मॉस्किटो बॉर्न फिलेरियल निमेटोइड की वजह से होता है, ये इसका क्या है, कॉज है, ठीक है। और ये जनरली वर्म यानी कि कीड़े की वजह से होता है, वर्म इसमें होता है, जैसे कि डेंगू वायरस की वजह से होता था, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ऐसे ही फिलेरिसिस जो होता है वो वर्म की वजह से होता है। मेनली होता क्या है कि अगर किसी पेशेंट को ये वाली डिजीज हो जाती है तो ये मेनली उसके लिम्फेटिक सिस्टम पे इफेक्ट करता है, जिसको हम लिम्फेटिक फिलेरिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लिम्फेटिक फिलेरिसिस भी बोला जाता है, ठीक है। होता क्या है कि जिस भी ह्यूमन को अगर ये फिलेरिसिस नाम की डिजीज हो जाती है तो जिस भी ऑर्गन पे वो इफेक्ट करती है उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, उस वहां पे जो टिश्यू की ग्रोथ है वो एक लिमिट से ज्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल डिजीज होती है, ठीक है। ये डेंगू और मलेरिया से आप कंपेयर नहीं कर सकते, वो तो फिर भी ठीक हो जाते हैं, बट ये बहुत ज्यादा हार्मफुल कंडीशन होती है किसी भी पेशेंट के लिए, ठीक है। अब जो ये मॉस्किटो बॉर्न फिलेरियल निमेटोइड है ये 3 टाइप से क्लासिफाई है। सबसे पहले है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, जिसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन केसेस मिलते हैं वो इसी की वजह से मिलते हैं, ठीक है। सेकंड है ब्रूजिया मलाई, और थर्ड है ब्रूजिया
टिमोरी। ठीक है, बाकी के जो केसेस है वो किन की वजह से, इन दोनों की वजह से हैं, बट सबसे ज्यादा जो केसेस है वो है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं तो स्किन ड्राई हो जाएगी, ठीक है, मेनली कफ होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, एनोरेक्सिया होना स्टार्ट हो जाएगा, वेट लॉस होगा, ठीक है, वॉमिटिंग हो सकती है। एपिडेमाइलॉजी की अगर बात करूं तो जो हमारा ये होता है फिलेरिसिस, ये लिम्फेटिक फिलेरिसिस भी बोला जाता है, मेनली ये वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रूजिया मलाई की वजह से हो सकता है, ब्रूजिया टिमोरी की वजह से हो सकता है। 90.2 मिलियन पीपल जो है वो इससे इफेक्टेड है। 90% ऐसे हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि सबसे ज्यादा जो कॉमन आता है वो आता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, तो 90% केसेस इसकी वजह से होते हैं, और जो बाकी के 10 हैं वो किसकी वजह से होते हैं, इन दोनों पर्टिकुलर निमेटोइड्स की वजह से होते हैं, जिसमें ब्रूचिया मेलाई और ब्रूचिया टिमोरी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हमारा आता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया का नाम आपने सुना होगा, ये फिर से क्या है, चिकनगुनिया वायरस से कॉज होने वाला है, ठीक है। ये वायरस की वजह से होने वाली डिजीज है। कौन से वायरस की, अल्फा वायरस की कैटेगरी में एक वायरस है एडिडिस एल्बोपिक्टस, उसकी वजह से ये होता है। स्पेयर से फैलने वाला इन्फेक्शन है, ठीक है, मेनली फीमेल्स में सबसे ज्यादा होता है, जब उनकी एज 30 से 40-45 के बीच में होती है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो मेनली जो कॉमन, सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स है वो फीवर और जॉइंट पेन है, हेडेक हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, जॉइंट स्वेलिंग हो सकते हैं, रेशेज हो सकते हैं, और इसके जो सिम्टम्स दिखते हैं वो 3 से 7 दिन के बाद दिखते हैं आफ्टर इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ये 3 से 7 डेज क्या है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। एपिडेमाइलॉजी की बात करें तो लगभग 32 इयर्स तक ये बीमारी क्या थी, शांत थी, लेकिन फिर से ये क्या हुई, उभरी, किसमें, अक्टूबर 2005 में इंडिया में, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन पार्ट है इस चीज का कि एक टाइम पे क्या था, कम था, बट उसके बाद वो फिर से रिमर्ज हुआ। नेक्स्ट हमारे जो सिलेबस में मेंशन है वो है हमारा सरफेस इन्फेक्शन, ठीक है। तो जैसे हमने बाकी के इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा था, इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो सरफेस इन्फेक्शन का क्या मतलब है, सरफेस इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये जो इन्फेक्शन होगा वो आपकी स्किन में होगा, नहीं, स्किन के ऊपर नहीं होता है। सरफेस इन्फेक्शन का मतलब है कि जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, स्किन के थ्रू हमारी बॉडी पे एंटर करेंगे अंदर, ठीक है। तो सरफेस इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ये जो इन्फेक्शन है ये स्किन में होता है, ऐसा नहीं है। इस सरफेस इन्फेक्शन का यहाँ पे मतलब है कि जो बैक्टीरिया या जो वायरस या जो फंगी जितने भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या करेंगे, स्किन की लेयर्स के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करेंगे, दैट इज कॉल्ड सरफेस इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट इन्फेक्शन आता है ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्या है, ये एक क्रॉनिक कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शन है, जो मेनली आईज में और कॉर्निया में होती है। हमारा जो आईज का प्यूपिल होता है, तो हमारा जो आईज का अपर वाला पार्ट होता है, अगर आप उसको क्या है उल्टा करके देखोगे, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, रेडनेस आ जाती है, दाने दाने बन जाएंगे जिसको हम फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। और क्या है, जो हमारा कॉर्निया है ये व्हाइट होना स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ इस टाइप की कंडीशन में होता है। और इसमें जो मेनली सिम्टम्स होता है, इसमें अंधापन होना सबसे ज्यादा है। 90% जो लोग जिनका ब्लाइंड जो होता है वो कम हो जाता है, वो इसकी ट्रॉकोमा की वजह से ही होता है, ठीक है। तो कॉजेटिव एजेंट, इट कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस, ठीक है। ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये भी आप यहाँ पे कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ये क्या करते हैं, कॉज करता है। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो सिम्टम्स हमारे यहाँ पे हैं, क्या है, पिंकिश होना, हमारे जो आईज का अपर वाला पार्ट है वो थोड़ा सा क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, पिंकिश होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हार्ट बर्न हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ब्लाइंडिंग पे ये इफेक्ट करेगा, आईज पिंक हो सकती हैं, ब्लड स्ट्रोक हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, पोलियो कोज हो सकता है, कैटरेक्ट हमारा ये इफेक्ट करेगा कैटरेक्ट पे, ठीक है। क्लोरिया, जिसमें हमारा जो कॉर्निया होता है व्हाइट हो जाता है, उस पे ये इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके सिम्टम्स हैं। एपिडेमाइलॉजी की अगर बात करूं, जो हमारा ट्रेकोमा है ये हाइपर एंडेमिक है, ठीक है। हाइपर एंडेमिक का मतलब क्या है कि ये मेनली क्या है, एंडेमिक का मतलब है कि ये हमारा कंट्रीज वाइज क्या हुआ है, सर्वाइव हुआ है।
जैसे मोस्टली रूरल एरियाज जितने भी हैं उसमें देखा गया है अफ्रीका, सेंट्रल साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्लाइंडनेस, अंधापन और विजुअल इम्पेयर, जिसको धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है। अराउंड 1.9 मिलियन पीपल इससे इफेक्ट हुए हैं, ठीक है, जिसमें से 1.4% जो लोग थे, पीपल थे, वो अंधे हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इफेक्ट कितने हुए? 1.9, और जो बिल्कुल जिनकी आंखों की रोशनी चली गई वो कितना रेशियो? 1.4%। नेक्स्ट हमारा सरफेस इन्फेक्शन में आता है टेटनस, ठीक है। तो टेटनस क्या है एक बार देख लेते हैं हम लोग, कौन सी डिजीज है टेटनस, ठीक है। तो इसको जो बोला जाता है लॉक जॉ डिजीज भी बोला जाता है। मेनली इसमें होता क्या है टेटनस में कि इस डिजीज की वजह से जो हमारा जॉ होता है वो लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। आपकी जो मसल्स हैं जॉ में वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लॉक जॉ डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें मेनली होता क्या है? ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ठीक है। और इसमें मेनली क्या होता है? जो हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है, यानी कि मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है, वो बहुत पेनफुल हो जाता है। मेनली जॉ वाली जो मसल्स होती हैं और जो हमारी नेक वाली मसल्स होती हैं, ठीक है। और इसका कोई भी इलाज नहीं है, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। ये किसकी वजह से होता है? आपने सुना होगा कि जब हमारा क्या होता है कि आयरन यानी कि जो लोहा होता है जिसपे जंग लगा रहता है, अगर उसके थ्रू आपको चोट लग जाती है तो आप तुरंत क्या करते हैं? टिटेनस का इंजेक्शन लगवाते हैं। और वो लगवाना जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप टिटेनस का इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो वो आपको ये वाली डिजीज से सर्वाइव करवा सकता है, लॉक जॉ डिजीज से, ठीक है। तो टिटेनस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉक जॉ डिजीज, ठीक है। ये कौन से पर्टिकुलर इन्फेक्शन की वजह से होता है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मेनली जो ये कॉज होता है एक ग्राम पॉजिटिव बैसिलई होता है, जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, ठीक है। ये क्या है? ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। ये हमें याद रखना है, आप इसको कहीं पे मेंशन कर सकते हो, ये ग्राम पॉजिटिव की वजह से होता है। सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो जो स्टूल्स होते हैं उसमें ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, डायरिया आ जाएगा, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, सेंसिटिव टू टच हो सकता है, सॉर थ्रोट हो सकता है, स्वेटिंग होना स्टार्ट हो सकती है, या फिर रैपिड हार्ट बीट हो सकती है। एपिडेमायोलॉजी की बात की जाए तो एपिडेमायोलॉजी में जो टेटनस यानी कि ये जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन है ये उन पर्सन्स को आ सकता है जिसने कभी भी टेटनस का वैक्सीन नहीं लगवाया है, जिसने टेटनस का इंजेक्शन कभी भी नहीं लगवाया है उनको हो सकता है। या फिर अगर कोई जो हमारा जिस लोहे पे जड़ लगा हुआ है, अगर उससे कोई डिजीज उससे कोई क्या होता है, आपको चोट वगैरह लगती है और आप टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाते हो, तब भी आपको ये हो सकता है, ठीक है। और या फिर ऐसे पर्सन जिसने पिछले 10 साल से कोई भी बूस्टर डोज नहीं ली है टिटनेस की, उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इन्फेक्शन जो हमारा आता है दैट इज लैप्रोसी। लैप्रोसी क्या होता है? लैप्रोसी का नाम आपने सुना भी होगा, ठीक है, आपने फार्मेकोलॉजी में भी पढ़ा होगा। लैप्रोसी को जो बोला जाता है वो हैंसन डिजीज भी बोला जाता है, ठीक है। आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हैंसन डिजीज, ठीक है। ये क्या होता है? एक टाइप का इन्फेक्शन होता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, यानी कि लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक है। मेनली जो ये कॉज्ड होता है बैक्टीरिया से होता है, फिर से एक बार बैक्टीरिया आ जाता है। ये जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन है ये बैक्टीरिया से कॉज होने वाला है, जिसका बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, ठीक है। तो आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। लैप्रोसी को हैंसन डिजीज भी बोला जाता है। मेनली ये बैक्टीरिया से होता है कॉज, और बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, ठीक है। इसमें क्या होता है? मेनली रेशेस हो जाते हैं स्किन्स पे, ये हमारी मेनली पेरिफेरल सिस्टम और स्किन्स को इफेक्ट करती है, मसल्स को इफेक्ट करेगी, आईज, बोन, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनको ये क्या करती है? इफेक्ट करती है। सिम्टम्स देख लेते हैं। स्टफी नोज हो जाता है, ठीक है। जो हमारे स्किन होती है उसमें नोड्यूल्स ग्रोथ हो जाते हैं, मतलब धब्बे जिनको बोलते हैं, वो हो जाएंगे स्किन पे। थिक और स्टिफी और ड्राई स्किन हमारी हो जाएगी। पेनलेस अल्सर हो जाएगा फीट के सोल्स में, ठीक है, यानी कि फीट के नीचे की साइड। पेलनेस स्वेलिंग होगी लम्स में, फेस में और ईयर लॉब्स में।
उसके बाद जो हमारी आईब्रोशेज हैं और आई लैशेज हैं वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएंगी। एपिडेमाइयोलॉजी की बात की जाए तो प्रत्येक ईयर में कम से कम 4 लाख जो न्यू केसेस हैं वो लेप्रोसी के होते हैं इंडिया में। और जो इसका पर्टिकुलर एपिडेमियोलॉजी पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है वो 80% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया लेप्रोसी के केसेस के लिए। यानी कि ये जो अभी मैंने आपको केस बताया इसमें 80% जो केसेस हैं वो मेनली इंडिया के हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सरफेस इन्फेक्शन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी। ठीक है, तो ये नेम से डिफाइन हो रहा है जब हम क्या करते हैं किसी के सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो जो इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है दैट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी। और इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन यानी कि एसटीआई भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का ऐसा इन्फेक्शन होता है, ये किसके थ्रू होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। स्पेशली वेजाइनल से हो सकता है, एनाल से हो सकता है, ऑरल सेक्स से भी हो सकता है। ठीक है, एसटीआई जो होता है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन मेनली बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट से होता है। ठीक है, कैसे ये पास होता है, थ्रू ब्लड पास हो सकता है, सेमेन पास हो सकता है या फिर बॉडी फ्लूइड से पास हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसटीडी सिर्फ इन्हीं चीजों से पास होता है। एसटीडी में कुछ ऐसी डिजीज भी आती हैं जो स्किन बाय स्किन फैलती हैं, जैसे हार्पीज होगा, हार्पीज का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो स्किन टू स्किन आपका क्या करती है, ट्रांसमिट करती है, स्पेयर्स होती है। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप की एसटीडी होती है। उसके बाद अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर नीडल लगाते हैं, ठीक है, इंजेक्शन की नीडल लगाते हैं और वही नीडल हम किसी और को लगा देते हैं तब भी ये इस टाइप का एसटीडी हो सकता है। ठीक है, सिम्टम्स की अगर बात करें या फिर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की तो जिस तरह इसमें है क्लाइमेडिया, जेंटल हर्पीज, जेंटल वार्ड्स, एचपीवी, ठीक है, गोनोरिया, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और एड्स जो कि हमारे सिलेबस में भी मेंशन है और हमें पढ़ना भी है। तो ये कुछ इस टाइप की डिजीज है जो एसटीडी में आती हैं। एपिडेमाइयोलॉजी की बात की जाए तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आपको पता है, कॉज्ड बाय सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, मैन टू पर्सन क्या करता है, स्पेयर करता है बाय सेक्सुअल कांटेक्ट। WHO के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेट आया था वो आया था 1 मिलियन का। ठीक है, एवरी डे यानी कि हर पर डे में एटलीस्ट 1 मिलियन लोग जो हैं वो इससे सरवाइव होते हैं। ठीक है, और अगर एनुअली बात की जाए तो 376 मिलियन जो पर्सन है, ह्यूमन बींग्स है, वो इस पर्टिकुलर एसटीडी से सरवाइव करते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो सबसे ज्यादा कॉमन है एसटीआई में वो है क्लैमिडिया, गोनोरिया। ठीक है, ये इस टाइप की कुछ डिजीज है जो बहुत ज्यादा कॉमन है। 2020 की अगर बात करें तो 2020 में जो WHO ने एस्टिमेट दिया था उसमें से दिया था कि 129 मिलियन जो केसेस थे वो क्लैमिडिया के थे, 82 मिलियन जो केसेस थे वो गोनोरिया के थे। ठीक है, तो ये अपना क्या है, एक सीक्वेंस है। सरफेस इन्फेक्शन में लास्ट आता है हमारा एचआईवी और एड्स। ठीक है, तो एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी कि ये क्या होता है, वायरस की वजह से कॉज होने वाली बीमारी है। इसमें ये करता क्या है, जो हमारा इम्यूनो सिस्टम होता है ह्यूमन का उसको डेफिशिएंसी कॉज कर देता है, यानी कि उसको डिक्रीज कर देता है, उसका जो एक्शन होता है उसको कम कर देता है। तो ये एक टाइप का ऐसा वायरस है। ठीक है, मेनली कॉज इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स बाय अटैकिंग एंड वीकिंग द इम्यूनो सिस्टम। यानी कि ये क्या करता है, पर्टिकुलरली ये ह्यूमन के इम्यूनो सिस्टम पे अफेक्ट करता है, अटैक करता है और उसके बाद उसको कंटिन्यू वीक करता जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, टी सेल्स जो होती है उनकी ग्रोथ को कम करता जाता है। मेनली ये ह्यूमन पे ही इफेक्ट करता है और ह्यूमन में ही रहता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये इफेक्ट भी ह्यूमन को ही करेगा और रहेगा भी ह्यूमन में ही। ठीक है, एचआईवी जो ट्रांसफर होते हैं, स्पेयर्स होते हैं, वो ब्लड के कांटेक्ट से हो सकता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से हो सकता है या फिर वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी ये स्पेयर्स हो सकता है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर बात करूं तो फीवर, जॉइंट पेन, हार्डिक, शोर थ्रोट, नाइट स्वेट, माउथ सोर्स। अगर ईस्ट इन्फेक्शन की बात की जाए तो लिम्फ ग्लैंड्स जो है उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, ऑल्सो कोल्ड नोज। ठीक है, उसके बाद मेनली नेक, डायरिया, रैश, वेट लॉस। ठीक है, ये क्या है, इसके सिम्टम्स और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। एपिडेमाइयोलॉजी की अगर बात किया जाए तो जो एचआईवी और एड्स है वो ग्लोबल पैंडेमिक है जो कहाँ से स्टार्ट हुई थी, जून 1981 से स्टार्ट हुआ था। पब्लिक हेल्थ इशू ये बन गया था 1981 में। ठीक है,
उसके बाद अगर देखा जाए 2023 में WHO के अकॉर्डिंग इसका जो एस्टिमेट है वो 40.4 मिलियन पीपल हैं जो HIV और एड्स की वजह से डेथ हुई है जिनकी। और अभी अगर करंटली की बात की जाए तो 39 मिलियन पीपल जो हैं 2023 में वो इन्फेक्टेड थे इस डिजीज से। ठीक है, उसके बाद ये पर्टिकुलर क्या है, काफी कंट्रीज में फैला हुआ था। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग जो सबसे पहला अफेक्ट हुआ था वो अफ्रीकन हुआ था। ठीक है, वहां पे 2022 में 6,30,000 लोग ऐसे थे जो HIV की वजह से डेथ हुई जिनका। ठीक है, 1.3 मिलियन पीपल ऐसे थे जो न्यूली इन्फेक्टेड हुए और ये जो रेशियो है वो कंटिन्यू क्या होता गया, इंक्रीज होता गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करके देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया, आपको कितनी प्रिपरेशन हुई है और कितनी आगे आपको जरूरत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी एंड एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्कस द कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, डिफाइन एपिडेमियोलॉजी विद एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रांसमिशन, एक्सप्लेन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इन डिटेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट द इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज ऑर्थोपोड बॉर्न इन्फेक्शन। और लास्ट है, एक्सप्लेन द टर्म HIV एड्स। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व करके देखिए। आप इस पर्टिकुलर वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स भी बना सकते हैं या फिर हमारे नोट्स आप हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड से डाउनलोड भी कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाके अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोशल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ सिस्टम एंड ऑल ऑनगोइंग नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया, देयर ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, आउटकम एंड रोल ऑफ फार्मासिस्ट। तो इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस देन ज्वाइन आवर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक विल बी मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।